वेलकम डे स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेस में। तो हमने कल फर्स्ट बुक का सेक्शन सी लास्ट डिस्कशन कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं पेपर सेकंड की और इसके कंप्लीट टॉपिक्स की। तो सेकंड बुक जो हमारी है वो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है, यानी कि कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी। इस बुक के हमें यहाँ पे सभी टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। तो इस बुक को भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जैसा कि सबसे पहले बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए जो है वो सेल बायोलॉजी का है। सेक्शन ए जो है वो सेल बायोलॉजी का है। सेल बायोलॉजी में हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सेल बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल है, यानी कि कोशिका के बारे में परिचय, जिसमें हमें कौन कौन चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। पहले बात करें सेल के मॉर्फोलॉजी की, यानी कि जो सेल का जो आकार होता है। सेकंड नंबर बात करते हैं साइज़ की, सेल के साइज़ के बारे में। थर्ड नंबर पे आता है इसका शेप, कि सेल का शेप कैसा होता है। फिर आता है सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एनिमल सेल, यानी कि जो इसकी संरचना है और जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करने हैं। लेकिन इसमें भी 2 प्रकार की सेल के बारे में, पहला आता है प्रोकैरियोटिक सेल का और दूसरा आता है यूकैरियोटिक एनिमल सेल का। तो सिंपली बता दूं मैं आपको, 2 प्रकार के यहाँ पे एनिमल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है एक और एक यूकैरियोटिक सेल है। बाकी सिंपली हम सेल की बात करते तो दो प्रकार की होती हैं, एक एनिमल सेल और दूसरी प्लांट सेल। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एनिमल सेल के ही बारे में बात की गई है, यानी कि एनिमल सेल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करवाया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। और इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा इसी में ही, बेसिक आइडिया ऑफ वायरस एंड सेल थ्योरी, यानी कि जो वायरस है, ठीक है, उसके जो बेसिक कैरेक्टर हैं उसके बारे में और जो इन सेल से संबंधित थ्योरी दी गई है उन थ्योरी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। अगला टॉपिक आपका सेकंड सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि जो सेल है उसके चारों ओर जो लेयर पाई जाती है, जो झिल्ली पाई जाती है, उसे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली में हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले बात करते हैं कोशिका झिल्ली में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसके बाद में मॉलिक्यूल्स की, कि कोशिका झिल्ली किन किन मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। और फिर बात करते हैं यहाँ पे जो कोशिका झिल्ली के मॉलिक्यूल्स के बारे में, या फिर कोशिका झिल्ली की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल भाग लेते हैं, उनके मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे जो मॉडल दिया गया है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकल्सन का, यानी कि आप कह सकते हो कि कोशिका झिल्ली के बारे में जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए यहाँ पे वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि साइंटिस्ट सिंगर एंड निकल्सन ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद हमें और क्या चीज़ देखनी है इसमें, इसके बाद में हमें कंसेप्ट ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन, यानी कि जो हमारी यहाँ पे इकाई झिल्ली अवधारणा है वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे देखना है। और नेक्स्ट इसका गैप जंक्शन, यानी कि जो झिल्ली के बीच में जो गैप पाया जाता है उस गैप जंक्शन की बात यहाँ पे करनी है। अब बात करते हैं टॉपिक थर्ड की। टॉपिक थर्ड जो है आपका वो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का है, जिसमें कि आपको बता दूं मैं, जो सेल मेम्ब्रेन में से जो भी मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं आउटर साइड से और इनर साइड से, यानी कि आप बोल सकते हो जो भी सेल मेम्ब्रेन में से पदार्थ ट्रांसफ़र होता है वो या तो आउटर साइड से इनर साइड में होगा या फिर वो इनर साइड से आउटर साइड में होगा। तो उस ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी कि कोशिका झिल्ली में होने वाला ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन। जो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है पैसिव प्रकार का, और जो दूसरा होता है वो होता है एक्टिव प्रकार का, यानी कि 2 प्रकार से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जा सकते हैं। अब बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। अब बात करते हैं सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, डिफ्यूजन विधि है, विसरण विधि के माध्यम से किस प्रकार से मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हैं। ऑस्मोसिस मेथड है, यानी कि जो परासरण है। और एक और आता है इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका फैसिलिटेड, यानी कि तीसरा प्रकार जो आपका कौन सा है, फैसिलिटेड मेडिएटेड है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कुछ
लिमिटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ही सिर्फ ट्रांसफ़र हो पाते हैं आउटर साइड से इनर साइड में और इनर साइड से आउटर साइड में। तो आपका ये मेन टॉपिक रहेगा। और इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट आता है दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देख पा रहे होंगे आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, जबकि पैसिव में क्या होता है, पैसिव में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसनट्रेशन से ऑटोमेटिक ही लो कंसनट्रेशन की ओर मूव करते हैं। इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्लस में क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होना ज़रूरी है, एनर्जी होना ज़रूरी है। तो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट थर्ड टॉपिक में बात करें अपन, तो थर्ड टॉपिक में क्या है, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है। इसमें पैसिव और एक्टिव प्रकार का ट्रांसपोर्ट दिया गया है, वो हमें डिस्कस करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट सेल ऑर्गेनल टॉपिक्स की, यानी कि जो कोशिका में पाए जाने वाले जो अंग है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कोशिका के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ईआर हो गया, सेंट्रियोल हो गया, फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, राइबोसोम हो गया आदि। अब इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, सबसे पहले बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। तो यहाँ पे कोशिका के जितने भी अंग हैं उनकी हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर देखनी है, फिर उनका कंपोजिशन देखना है कि वो किस प्रकार से बने हुए हैं। ठीक है, फिर उनके हमें कार्य देखना है। और इसके बाद हम बात करते हैं उनके ऑर्गेनल्स की, कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनके हमें स्ट्रक्चर कंपोजिशन और फंक्शन देखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर एक पे बात करते हैं तो आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर। शॉर्ट फॉर्म में इसकी क्या है, ईआर। ईआर को बोलते हैं अपन अंतःप्रद्रवी जालिका। दूसरा आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अपन यहाँ पे गोल्जी का है। फिर आता है आपका लाइसोसोम, फिर आता है आपका राइबोसोम, फिर आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और नेक्स्ट आता है माइक्रोबॉडी। तो कंप्लीट आपका सेक्शन ए में आपने डिस्कस कर लिया। कंप्लीट सेक्शन ए में आपका आता है सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सेल, यानी कि कोशिका के बारे में परिचय। दूसरा आता है सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसके बारे में उसके। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक थर्ड सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी कि कोशिकाओं में होने वाला जो गमन है वो या परिवहन है वो, यहाँ पे दो प्रकार का होता है, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नंबर 4 आता है आपका सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें आप इसकी स्ट्रक्चर पढ़ोगे, कंपोजिशन पढ़ोगे, फंक्शन पढ़ोगे। ठीक है, कौन कौन से अंगों के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोबिलाई, साइक्लोस्केलेटन एलिमेंट्स। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में यहाँ पर सेल के न्यूक्लियस केंद्र को डिवाइड किया गया है, जैसे कि केंद्र का ऑर्गेनाइजेशन, केंद्र का जो संगठन होता है उसके बारे में। उसके बाद में केंद्र में पाए जाने वाले जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद जेनेटिक कोड और सेल रिप्रोडक्शन, यानी कि कंप्लीट जो टॉपिक है सेक्शन बी का वो है न्यूक्लियस से रिलेटेड, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पदार्थों का। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की। तो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला आता है इंटरफेज न्यूक्लियस, यानी कि जो केंद्रक होता है उसका इंटरफेज अवस्था, जिसमें आपको स्ट्रक्चर पढ़नी है उसकी, फंक्शन, न्यूक्लियर एनवोलेप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस की संरचना पढ़नी है, उसके कार्य पढ़ने हैं, और उसका जो आवरण होता है उस आवरण को पढ़ना है, और उसके साथ में उसके अंदर पाए जाने वाले मैट्रिक्स को, और साथ में उसके अंदर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं केंद्रिका। दूसरा टॉपिक आता है इसमें क्रोमोसोम का। सेकंड टॉपिक है क्रोमोसोम। इसमें हमें क्रोमोसोम जो गुणसूत्र होता है उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। क्रोमोनीमा, क्रोमोमियर, टीलोमियर, ये क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जो गुणसूत्र में जो संकीर्ण होते हैं उन संकीर्ण के बारे में, जिसके आधार पर क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन किया गया है। और क्रोमेटिड, यानी कि जो
क्रोमोसोम की आर्म होती है उसे बोलते हैं क्रोमेटिड, जो कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम पढ़ना है। इसके बाद में आता है थर्ड टॉपिक जेंट क्रोमोसोम का, यानी कि जो महागुणसूत्र होते हैं उनके बारे में। इसमें 2 महागुणसूत्र दिए गए हैं, पोलिटीन और लैम्ब्रूस, दोनों की डिटेल हमें यहाँ पे पढ़नी है। इसके बाद में आता है फोर्थ टॉपिक, जो कि आपका क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो गुणसूत्रीय संगठन है, जिसमें आपको यूक्रोमेटिन पढ़ना है, हेटेरोक्रोमेटिन पढ़ना है और फोल्डेड फाइबर मॉडल पढ़ना है। ये सारे के सारे क्रोमोसोम संगठन के सिद्धांत दिए गए हैं और साथ में ही न्यूक्लियोसोम कंसेप्ट भी पढ़ना है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक इसमें न्यूक्लिक एसिड का है, जो कि न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित है, या न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं इसको। इसमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं? पहला टॉपिक है डीएनए की संरचना, ए बी सी तीनों टाइप्स। फिर बात करें रेप्लिकेशन की, तो मोस्टली रेप्लिकेशन 3 प्रकार का होता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म पढ़नी है, जो कि मेन मैकेनिज्म है। इसके बाद में आता है एक्सपेरिमेंट्स, जो कि मैसेल्सन का है और स्टॉल का है। इसके बाद में आता है टोपोआइसोमरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये एसएसपी प्रोटीन है जो कि रेप्लिकेशन में बहुत काम आता है। साथ में रेप्लिकेटिंग फोर्क, जो कि आप बोल सकते हो रेप्लिकेशन फोर्क होता है वो, जो कि दोनों डायरेक्शन का, अन डायरेक्शन और बाई डायरेक्शनल दोनों टाइप का। और लीडिंग और लैगिंग स्टैंड, जो कि आपको पता होगा जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो 2 स्टैंड निकल के चलते हैं, एक लीडिंग स्टैंड और एक लैगिंग स्टैंड। उसके बाद बात करते हैं आरएनए प्राइमर्स की। ये रेप्लिकेशन में जुड़ने वाले खंड होते हैं आरएनए प्राइमर्स और ओकाजाकी फ्रेगमेंट और डीएनए रिपेयर। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जो कि आपका आरएनए स्ट्रक्चर का है और उनके टाइप्स, यानी कि अब इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड में 2 चीज़ पढ़नी है, डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। तो सेकंड आपका आरएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, एमआरएनए पढ़ना है, आरएनए पढ़ना है और टीआरएनए, 3 ही टाइप्स होते हैं आरएनए के, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब बात करते हैं टॉपिक थर्ड की। टॉपिक थर्ड आपका जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस का है, जिसमें आपको ट्रिपल कोड पढ़ने पड़ेंगे, मतलब कि त्रिकूट, UUG AUG, ठीक है, इस प्रकार से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिपलेट कोड, यानी कि जो हम त्रिकूट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसके लक्षण क्या क्या होंगे। और ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म और ट्रांसलेशन मैकेनिज्म, यानी कि बोल सकते हो आपने रेप्लिकेशन तो स्टार्टिंग में पढ़ लिया था इस टॉपिक में, न्यूक्लिक एसिड वाले में, लेकिन आप जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मैकेनिज्म पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप थर्ड में, यानी कि जेनेटिक कोड और प्रोटीन सिंथेसिस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक 4 की, जो कि आपका सेल रिप्रोडक्शन संबंधित है, यानी कि कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में बेसिक डिटेल हमने सेक्शन ए में पढ़ ली थी, लेकिन अब हम यहाँ पे सेल साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है सेल साइकिल का, यानी कि कोशिका को पूर्ण होने में कितने चक्कर कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एस स्टेज है, G1 स्टेज है, G2 स्टेज है और एक M फेज है, जहाँ पे केंद्र का डिवीजन होता है। ये माइटोसिस है और मियोसिस है, दोनों का हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? माइटोसिस में पढ़ना है स्ट्रक्चर और फंक्शन स्पाइंडल अपार्टस की और उसके मूवमेंट की, ठीक है। और मियोसिस में क्या पढ़ना अपने को? डिफरेंट स्टेज, सिनेप्स, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स और फॉर्मेशन ऑफ कियाजमेटा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें मियोसिस में। और क्रॉसिंग ओवर का जो सिग्निफिकेंस है वो पढ़ना है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि आपका जेनेटिक्स है। और जेनेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, तो पहले बात करते हैं मेंडल को। तो आपको बता दूं मैं, जो आनुवंशिकी है उसके पितामह मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पे पूरी थ्योरी पढ़नी है मेंडल की, ठीक है, जिसमें आपका आ गया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक और मेंडल के कार्य, ठीक है। फिर पढ़ना आपको यहाँ पे मेंडल के नियम, उसके सिग्निफिकेंस और क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जीन कंसेप्ट पढ़ना है, जिसमें रिकॉन हो गया, म्यूटोन हो गया और सिस्टोन हो गया। इन सभी की चर्चा हम जब सेक्शन सी के वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक,
जीन का यानी कि जीन इंट्रैक्शन, जो जीनों में जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री जीन है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है और डुप्लीकेट जीन है, तीनों के बारे में हम यहाँ पे क्रियाएं पढ़नी है। साथ में पॉलीमॉर्फिक जीन के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। थर्ड टॉपिक आपका लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का है, जिसमें हमें एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग पढ़ना है, यानी कि क्रोमोसोम में गुणसूत्र की जो मैपिंग होती है, मानचित्र होता है, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। अब आता है नंबर 4 टॉपिक से आपका मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, जिसमें आपको ABO ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, यानी कि कम्प्लीटली जो ब्लड ग्रुप हमारे में मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O टाइप्स। इनको कम्प्लीटली ABO ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। साथ में उसमें पाया जाने वाला जो फैक्टर होता है, जिसको बोलते हैं RH फैक्टर, जो कि हमारे ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करता है, और साथ में उसके सिग्निफिकेंस, जो उनके कार्य होंगे उनके बारे में, या उनके उपयोग जो होंगे उनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर 5, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी कि जो गुणसूत्रों में जो विकार उत्पन्न होता है उनके बारे में, या आप बोल सकते हो क्रोमोसोम में जो परिवर्तन होता है उनके बारे में, जिसमें ट्रांसलोकेशन है। सबसे पहला आया था उसमें ट्रांसलोकेशन, इन्वर्सन, डिलेशन और डुप्लीकेशन। क्रोमोसोम के यहाँ पे नंबर्स की बात करेंगे, क्रोमोसोम के नंबर की बात करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के जो क्रोमोसोम होते हैं उनके नंबर की, जैसे कि हैप्लॉइड हो गया, अगुणित, डिप्लॉइड हो गया, द्विगुणित और पॉलीप्लॉइडी हो गया, बहुगुणित। ठीक है, उसके बाद में नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सातवां है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला एंड मैन, यानी कि आपको ड्रोसोफिला में और मैन में लिंग का निर्धारण समझना है। बात करते हैं 8वें टॉपिक की, तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर, जो हमारे यहाँ पे आनुवंशिक जो विकार होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइफ-फिल्टर सिंड्रोम हो गया, और सेक्स लिंकेड और सेक्स लिमिटेड डिजीज़ हो गई, यानी कि जो लिंग से संबंधित जो विकार होते हैं या रोग होते हैं उनके बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हुआ तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे।